नस्बत ये कि कोई फिक्शन की किताब है। तो हमने डिजिटल के दौर को मरूज़ खातिर रखा और इसमें भी कोशिश की कि हम एक अच्छा लिटरेचर मास तक, आवाम तक पहुंचा सकें। अब इसके बाद ये था कि बम्बई में ऐसा महसूस हुआ कि अदबी प्रोग्राम बामकसद अदबी प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। मुशायरे होना कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है, शहर में नशिस्तें होना कोई बड़ा वाकया नहीं है। बड़ा वाकया ये है कि आप याद रफ्तगा जैसा प्रोग्राम करें, बड़ा वाकया ये है कि आप मेरा अदबी सफर जैसा प्रोग्राम करें। मीम नाक को गुजरे हुए 8 साल हो गए, इन 8 वर्षों में हमने मीम नाक पे एक भी प्रोग्राम नहीं किया। मेरे ख्याल से निजामुद्दीन निजाम को गुजरे हुए 15-17 वर्ष हो गए थे। इन 15-17 वर्षों में हमने एक भी प्रोग्राम नहीं किया। अब्दुल आज को भी 3-4 वर्ष हो गए थे और इस शहर का मतलब एक समझिए कि आइकन था अब्दुल साहब, नहीं प्रोग्राम कर सके। तो ये लगा कि ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन हमको बामकसद प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करना चाहिए। और इसमें एक दो बातें करके मैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, मुझे एहसास है इसका, मैं विदा चाहूँगा और माइक में आज के नाज़िम के हवाले करूँगा। एक दो बातें ये है कि इस तरह के प्रोग्राम करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। जब हमने शुरू किया था निजामुद्दीन निजाम से तो उस दिक्कत का एहसास नहीं था, लेकिन आज मैं थोड़ा दिलबर्दाश्ता भी हो गया इस मामले में लेके। होता ये है कि लोग नाराज हो जाते हैं, नाराज ही हो जाते हैं। ये कहते हैं कि मेरे मीम नाक से 20 वर्षों के मरासिम थे, मैं मीम नाक से 15 वर्षों से मेरा ताल्लुक था, मैं मीम नाक के साथ मेरा इस तरह का अटैचमेंट था और आप मुझे नहीं बुला रहे हैं। अब आप देखिए कि एक प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करता है, जो मुंतजिम होता है, उसकी क्या मजबूरियां होती हैं। पहले तो एक वो खाका बनाता है कि मुझे किस नहज का प्रोग्राम करना है। अब उस खाके में कोई फिट नहीं बैठा, वो नाराज होकर बैठ गया, फिर वो आपके खिलाफ अक़दाम भी करता है। अब वो जमाना चला गया कि लोग नाराज होते थे, बैठते थे, आपके खिलाफ अक़दाम भी किए जाते हैं। तो मैं बहुत दिलबर्दाश्ता भी हूँ इस मामले को लेकर कि एक मैंने बामकसद सिलसिला शुरू किया और मेरे दोस्तों ने उसको बहुत सपोर्ट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शोबे का भी और दूसरे अहबाब का भी। लेकिन इस मामले में ये जो सिलसिला शुरू हुआ कि साहब हम उनके दोस्त हैं, आप हमको क्यों नहीं बुला रहे, तो ऐसे तो पूरे शहर को कैसे बुला सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो मेरा जो मकसद है इसमें वो ये है कि जिस मीमनाक के आप दोस्त हैं वो मीमनाक मर चुका है। मैं जिस मीमनाक में प्रोग्राम कर रहा हूँ वो फिक्शन राइटर मीमनाक है। मुझे मीमनाक के ताल्लुक से लतीफ़े नहीं चाहिए, मैं मीमनाक के ताल्लुक से मुझे लतीफ़े नहीं चाहिए। मुझे ऐसा स्पीकर चाहिए जो आके मीमनाक को एक्सप्लोर करेगा, ना ये कि वो वाहवाही लूटने के लिए लोगों से तालियां बजवाए। तो ये खाका है प्रोग्राम का। मुझे उम्मीद है और हमारे सदर शोबे उर्दू डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज साहब का ये समझिए ये कि सरपरस्ती तो ये नाम है, लेकिन ये कि 100% जो इनका ये रहता है कि आप बिला झिझक उसमें कोई तवक्कुफ मत कीजिए। जब भी आप देखिए सूटेबल डेट है, एकेडमिक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, आप प्रोग्राम कीजिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मैं तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ये याद रफ्तगा का प्रोग्राम है, ये कोई कंडोलन मीटिंग नहीं है, ये कोई दुआया तकरीब नहीं है, ये याद रफ्तगा है। उसके फन को देखें, उसके आर्ट को देखें। आज के जो नए लड़के हैं, इसीलिए खासतौर पर इस फहरिस्त में आप देख रहे हैं कि नए लड़कों को ज़्यादा मौका दिया गया कि वो मीमनाक को किस तरह समझते हैं, उनकी फिक्शन राइटिंग को किस तरह देखते हैं। बहरहाल मैंने कुछ टफ बातें भी कर दी, माजरत खा हूँ मैं। आज चूँकि एक घरेलू किसी मसरूफियत की वजह से जाकिर को शहर से बाहर जाना पड़ा है, तो निज़ामत जो है वो सब हमारे शोबे उर्दू के उस्ताद और बहुत ही लायक शख्स हैं डॉक्टर अहरार आज़मी साहब, उनके ज़िम्मा है। मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर अहरार आज़मी साहब से कि वो प्रोग्राम की निज़ामत करें। क्षमा तराशी के लिए मांग। मुअज़्ज़ज़ मेहमान और तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि शोबे के ताल्लुक से और उर्दू चैनल के ताल्लुक से भी डॉक्टर कमर सिद्दीकी इतनी बातें कह चुके हैं कि अभी गुंजाइश नहीं कहने के लिए। बहरहाल शोबे उर्दू की तरफ से मैं ये कहूँगा कि ये याद रफ्तगा का जो सिलसिला है जो डॉक्टर कमर सिद्दीकी ने उर्दू चैनल के मातहत शुरू किया है, तो इसके असल
مستحق اور حقدار جو ہے وہ قمر صدیقی صاحب ہیں، ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب، جو مبارکباد کے حقدار ہیں کہ یاد رفتگاہ کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا اور یہ چوتھی تقریب ہے اس کی۔ جہاں تک میم ناز صاحب کا تعلق ہے، یہ یاد رفتگاہ ایسی ہی شخصیت کے اوپر ایسے پروگرام ہیں کہ جو گزر چکے ہیں اور ان پر یہ پروگرام کیا جاتا ہے ان کی علمی اور ادبی شخصیت کو استحکام دینے کے لیے۔ اور میم ناز کا جہاں تک تعلق ہے، میم ناز گزشتہ 40 سالوں میں اردو کے ممتاز افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 4 افسانوی مجموعے جس میں سے غیر مطبوعہ ہے، 3 منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ایک بے باک افسانہ نگار اور بے باک صحافی بھی تھے وہ۔ ان کی انفرادی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی ادبی خدمات کے مد نظر اس چوتھی تقریب میں یاد رفتگاہ کے ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس پر اظہار خیال کے لیے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہوئے۔ اس سلسلے میں میں سب سے پہلا نام کہ جو میم ناز کے فن شخصیت پر کئی پہلوؤں سے جو اظہار ہوگا، اس میں جو سب سے پہلا نام ہے انہیں میں دعوت دوں گا۔ وہ ہمارے ریسرچ اسکالر بھی ہیں اور ایک شاعر بھی ہیں اچھے، اور ادبی سرگرمیوں میں فعال بھی رہتے ہیں۔ جناب شعیب اجبی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب کو اردو چینل کے حوالے سے اور شعبہ صدر جناب ڈاکٹر عبداللہ امتیاز صاحب کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر قمر صدیقی صاحب نے جو یہ خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہے۔ مجھے فراق صاحب کے 2 مصرے یاد آتے ہیں کہ اب یاد رفتگاہ کی بھی ہمت نہیں رہی، اب یاد رفتگاہ کی بھی ہمت نہیں رہی، یاروں نے کتنی دور بسائی ہے بستیاں۔ آج کے اس چوتھی بزم میں میم ناز صاحب کی بزم میں میرے مقالے کا عنوان ہے میم ناز ایک دل مضطرب افسانہ نگار۔ انس معین نے کبھی کہا تھا کہ انجام کو پہنچوں گا میں انجام سے پہلے، انجام کو پہنچوں گا میں انجام سے پہلے، خود میری کہانی بھی سنائے گا کوئی اور۔ یا اعجاز توکل نے کہا تھا کہ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو، ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں۔ کہانیاں اور افسانے انسانی زندگی کا وہ اہم ترین جز ہے جسے انسانی زندگی سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ کہانیوں کے سہارے گزارتے ہیں۔ ایک بچہ اسکول کا کام مکمل نہ کرنے کی وجہ سے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ سے محفوظ رہنے کے لیے صبح پیٹ درد کی کہانی بناتا ہے اور والدہ کو اپنی کہانی کا پہلا سامع۔ جب گھر میں 4 چاکلیٹس ہوں اور افراد 5 ہو تو ماں اسے چاکلیٹ پسند نہ ہونے کی کہانی بناتی ہے۔ عید کے موقع پر بچوں کو نئے کپڑے لانے کے بعد والد خود کئی سال پرانا جوڑا ان کا کتنا فیوریٹ ہے اور ساری دکانوں میں انہیں کوئی نیا جوڑا پسند ہی نہیں آنے کی کہانی بناتے ہیں۔ غریبوں کی کہانیاں الگ ہوتی ہیں اور غریبی کی کہانیاں الگ، امیروں کی کہانیاں الگ ہوتی ہے اور امیری کی کہانیاں الگ، مستقبل کی کہانیاں، ماضی کی کہانیاں، خوابوں اور تعبیروں کی کہانیاں، اندھیروں اور اجالوں کی کہانیاں، سیاستدانوں کی جھوٹی کہانیاں وغیرہ۔ یہ تمام تر کہانیاں ہماری زندگی کا محاصرہ کیے حلقہ زن رہتی ہیں۔ جہاں تک میم ناز صاحب کی کہانیوں اور افسانوں کا ذکر کیا جائے، میم ناز انہی حقیقت آشنا کہانیوں کے کرداروں کو تلاش کرتے ہیں اور سماج کے سلگتے مسائل پر انتہائی چابک دستی کے ساتھ طلسماتی اسلوب اور لب و لہجے میں اپنے جذبات اور احساسات کو مخصوص لفظوں کے پیرہن میں اس طرح پیروتے ہیں کہ صفحہ کرتاس پر امیدوں کے سرسبز باغ اور حقیقتوں کے شرارے بیک وقت ابھر پڑتے ہیں۔ میم ناز کی کہانیاں ہمارے سماج میں پھیلی بد امنی، ظلم و استبداد، استحصال، بے سر و سامانی، بے وفائی اور عام انسان کی زندگی کے تمام تر 360 درجے کے پہلوؤں کا انتہائی گہرائی اور گہرائی سے مشاہدہ کر کے معاشرے کے تابوت میں نہ صرف آخری کیل ٹھوکنے کا کام کرتی ہے بلکہ سماج کے زخموں پر سسٹم کے مکمل ناکام ہونے کی مہر بھی ثبت کرتی ہے۔ میم ناز کی کہانیاں کہانیوں سے کوسوں دور ہیں۔ ان میں حقیقت سے اس قدر قرب موجود ہے کہ حیرت انگیز طور پر انہیں کہانیاں تسلیم کرنا بھی کسی بھی قاری کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس
हर दूसरा कारी इन कहानियों में अपने अतराफ के किरदारों को बिल्कुल वाज़े तौर पर महसूस करता है और बाज़ औक़ात वो इन कहानियों में अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर लेता है और अपने मसाइल को। किसी भी फिक्शन निगार के लिए इससे बड़ी सनद नहीं हो सकती कि उसके फिक्शन को इस कदर हकीकत आशना तसव्वुर किया जाए। आपकी कहानियों और अफसानों के उन्वानात आपकी बारीक बीनी, महीन मुशाहिदात और हालात हाजिरा पर कड़ी नज़र होने के सबूत हैं। मीमनाक की कहानियों और अफसानों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी कहानियां ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हैं। उनके किरदार लच्छेदार डायलॉग के आदी नहीं है और न ही सुपर ह्यूमन्स है। मीमनाक ने अपने किरदारों को इस तरह तराशा है कि उनके दिल से निकलने वाला दर्द कारी की आंख का आंसू बनकर उसके रुखसार पर बेख्तियार टपक पड़ता है और उस किरदार के गम का लावा बराह रास्त कारी के दिल पर मुनकशिफ हो जाता है। मिसाल के तौर पर आम आदमी इस कहानी में कश्ती के मझधार में जाने के बाद नाखुदा का ऐलान करना कि एक शख्स पानी में कूद जाए ताकि कश्ती सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुंचे, दरअसल बिलरास्त तौर पर आम आदमी को पानी में कूदने की अलल ऐलान दावत देता है। साधु, दानिश्वर, ताजिर, मौलवी, आला और निचली जात के लोग, पहलवान, कमजोर, ताकतवर, लीडर और एक आम आदमी की मौजूदगी कश्ती को समाज का इख्तियारा बनाने में ताखीर नहीं करती। ठीक उसी तरह जिस तरह डाकू तय करेंगे में सरपट भागती ट्रेन को मुल्क का इख्तियारा बनते देर नहीं लगती। बहरहाल कश्ती में मौजूद लोगों की आम आदमी को दरखास्त और धमकियां देना समाजी फितरत और समाजी नफ्सियात की तरफ इशारा करता है। वहीं इब्तदान आम आदमी का इनकार करना उसकी जुर्रत इनकार और हौसले को बयान करता है। आखिरकार लीडर की सियासी तकरीर और जान पर खेलने और कश्ती को बचाने की जज्बाती अपील सुनकर आम आदमी का पानी में कूद जाना आम आदमी के इंतहाई जज्बाती होने और समाज के हर मुश्किल मरहले में उसे बलि का बकरा बनाए जाने का एतराफ करता है। सियासी लीडर की तकरीर झूठ, फरेब, धोखा और अपनी कुर्सी बचाने के लिए आम आदमी को हमेशा की तरह कुर्बान कर देने का इशारा है। मीमनाक ने अपनी कहानियों में हिंदुस्तानी सियासत के सतही मिहार पर गहरी ज़रबें लगाई है। इसी तरह मजीद एक कहानी मुशायरा अदबी सामईन के ज़ौक़े समात पर गहरा तंज कसता है, जिसमें कौवे और मेकअप में सजी कोयल की तमसीलें मौजूदा मुशायरों पर गहरा अदबी सवालिया निशान लगाती हैं। वहीं हिटलर में हिटलर का किरदार हर दौर के जालिम हुक्मरानों की जुल्म बर्बरियत का इस्तियारा है, जो हर मुर्ग को इसलिए ज़बा कर देता है कि कोई भी मुर्ग बांग के जरिए तुलुए आफ्ताब की खबर न दे सके, लेकिन इसके बावजूद आफ्ताब तुलु होकर रहता है और जुल्मत शब इख्तिताम पजीर होती है और एक मुर्ग जो कहीं छुपा हुआ था वो बेखौफ व खतर जमाने को अपनी बांग से तुलुए आफ्ताब की नवीद सुनाता है। इस तरह मीमनाक अपनी कहानी में समाज के दबे कुचले और जुल्मत शब से घबराए माशरे को तुलुए सहर का मुजदा सुनाते हैं और उनके दिलों में उम्मीद का चराग जलाते हैं। चौथी सीट का मुसाफिर, शतरंज के मोहरे, हुक्मनामा, जानवर, कागज का संकट, नए लिखने वाले, शायर और भूख और ऐसी अनगिनत कहानियां और अफसानों के किरदार चीख चीख कर मीमनाक का तारुफ बयान कर रहे हैं, जिसे हर कारी न सिर्फ सुन सकता है बल्कि महसूस भी कर सकता है। मीमनाक की कहानियों के मुताल्लिक ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि जहां ये कहानियां खत्म होती हैं, दरअसल वहीं से शुरू होती हैं। इन कहानियों का इख्तिताम कारीन के ज़हन व क़ल्ब पर एक ऐसा सवालिया निशान होता है जिसका जवाब वो उम्र भर तलाशते रहते हैं। मीमनाक के अफसाने और उनकी मुख्तसर कहानियां अपने आप में ज़खामत के समंदर समेटे हुए बेकरार मौजों की मानिंद हर समाजी बुराई को अपना हदफ बनाकर आज भी किनारे पर सर पटक रही है। हरफ़े आखिर के तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मीमनाक की कहानियाँ दरअसल समाजी नाहमवारियों का मरसिया है। बक़ौल रहमान फारिस कि कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई, कहानी ख़त्म हुई और ऐसे ख़त्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। बहुत शुक्रिया। साहब, जिस तरह आपने मीमनाक के अफसानों का तज़किया पेश किया, बहुत ज़िंदा अंदाज़ से, और इसी के साथ मीमनाक के अफसानों पर, उनकी शख्सियत पर अब मैं एक ऐसे ही शख्स को दावत देने जा रहा हूँ जो इजहार ख्याल करेंगे। वो खुद एक नई नस्ल के अफसाना निगार हैं और मुंबई के नए जो अफसाना निगार हैं उनमें सरे फहरिस्त उनका नाम आता है और ख़ास करके सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत दूर दराज तक ये जाने जाते हैं। उर्दू की नई बस्तियों तक इनकी रसाई है। मैं ऐसे शख्स को दावत देने जा रहा हूँ, वसीम अकील शाह, जनाब वसीम अकील शाह साहब। अरे भाई ये बात पूरी ये हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर भी हैं
اور ایک اچھا سارا نگار میرا وسیم عقیل شاہ. جی صدر محفل اجازت سے چھوٹا سا مقالہ ہے. یہ مقالہ نہیں ہے، بس ایک تفہیمی جائزہ ہے. ناگ صاحب کا ایک مشہور افسانہ ہے جس کا عنوان ہے ڈاکو طے کریں گے. یہ اسی کا تفہیمی جائزہ ہے. نیم ناگ اردو کے صاحب اسلوب افسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں. ویسے تو انہوں نے 75 کے بعد لکھنا شروع کیا تھا، لیکن ان کی شناخت 80 کے بعد کے لکھنے والوں میں نمایاں ہے. نیم ناگ نے اپنے مخصوص طرز و اسلوب سے اردو افسانوں کو کئی اہم افسانے دیے. ان کے افسانے اشتراکی افکار کے حامل ہیں تو جدید طرز فکر سے بھی مزین ہیں. علاوہ ازیں مابعد جدیدیت کی نظریاتی فکر سے مملو ان کے کئی افسانے بھی کرتاس ادب پر اپنے نشانات چھوڑتے نظر آئے. فکشن کے بیشتر ناقدین نے اسلوب ہی کی بنیاد پر نیم ناگ کو اردو کا نمائندہ افسانہ نگار گردانا ہے. البتہ ان کے موضوعات پر توجہ کریں تو موضوعات کے انتخاب میں بھی وہ امتیازی حیثیت رکھتے ہیں. نیم ناگ نے جنس کو اپنا خاص موضوع بنایا. اس کے علاوہ عورت، میاں بیوی کی نوک جھوک اور آپسی رشتوں کی کشمکش جیسے موضوعات ان کے پسندیدہ رہے. اسی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی کشمکش، سماجی انتشار، معاشرتی مسائل، شہری زندگی کی بھاگ دوڑ، عدم مساوات، داخلیت، وجودیت اور سیاسی صورتحال وغیرہ کو بھی انہوں نے اپنے افسانوں میں خوب وضعداری سے برتا ہے. نیم ناگ کا ویژن حیات انسانی اور اس پوری دنیا پر بہت وسیع اور واضح تھا، اس لیے کہ وہ صحافت سے پیشہ ورانہ طور پر وابستہ رہے تھے، اور اس لیے بھی کہ بطور ادیب زندگی اور اس پوری دنیا کے اکثر شعبوں سے واقفیت اور ان کے متعلق نظریاتی فکر رکھنا ان کا فنکارانہ تقاضا تھا. نیم ناگ نے اسی حوالے سے اپنے مشہور افسانے ڈاکو طے کریں گے میں بطور فنکار دنیا فانی اور اس میں بسنے والے انسانوں کو اپنے منفرد مفکرانہ نظریے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. یہ افسانہ دراصل ایک پوری دنیا کے منظرنامے کا بیان ہے جس میں دنیا کی حقیقت، انسانی زندگی کے مقاصد، اس کی ترقی کی انتہا، سیاسی تناظرات، مکر و فریب، اعتماد اور جبر و استبداد پر مباحثہ قائم کیا گیا ہے. تفہیم کے لحاظ سے افسانے کی توضیح آسان نہیں ہے. اس کا پلاٹ بھی عجیب طرح کا ہے اور طرح یہ کہ اس کا اسلوب اسے مبہم بناتا ہے. لیکن تب بھی نیم ناگ کے دوسرے افسانوں کی طرح اس افسانوں میں تجسس کی ایک سنسناتی لہر موجود ہے. نیم ناگ کے مطابق دنیا کی ترقی کی حد کوئی حد متعین نہیں ہے. انسان نے بلا شبہ ترقی بہت خوب کی، لیکن وہ اس ترقی یافتہ دنیا کے ساتھ کہاں بہا جا رہا ہے یہ خود اس کو بھی پتہ نہیں. اس خیال کو افسانے میں ایک ایسی ٹرین سے تشبیہ دے کر بیان کیا گیا ہے جو اندھی سرنگوں سے ہو کر نامعلوم منزل کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے. ملاحظہ ہو، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ٹرین جا کہاں رہی ہے. شلوار، آخر ہم کس ٹرین میں بیٹھے ہیں. پینٹ، ٹکٹ دیکھو ٹکٹ، شاید ٹکٹ پہ کچھ لکھا ہو کہ تمہیں کہاں جانا. اسی طرح آگے کا اقتباس دیکھیے. وہ شہر اندھیروں میں گھرا میرا شہر، ماچس ڈھونڈتا ہاتھ، اندھیرے میں کوئی چلتا ہے آس پاس، جیسے کوئی دوسرا ہاتھ میرے ہاتھ سے بچتا ہوا، اپنے آپ میں سمٹا ہوا. میں فکر مند کہ جب 3 ہی لوگ بچے ہیں تو چوتھے کا مردہ اٹھائے گا کون؟ وہ تو یوں ہی کل چڑھ جائے گا. نہیں، میں اندھیرے میں نہیں سفر کروں گا. میں سارے دروازے اور کھڑکیاں کھول دینا چاہتا ہوں. مجھے ہوا کی سخت ضرورت ہے، ہوا کی اور روشنی کی. نیم ناگ کے اسلوب کا علامتی و استعاراتی بیان اپنی جگہ منفرد ہے، اور یہ وصف کسی بھی عمدہ فنکارے کا خاصہ ہے کہ ایسا متن جس کی تعبیرات و عبارات سماجی، معاشرتی اور نفسیاتی حوالوں سے کثیر الجہات ہوں اور تشبیہات اور استعاروں کے بغیر صرف متن ہی کی توسط پکڑ میں نہ آئے، یا وہ کچھ ایسا فلسفیانہ اساس رکھتا ہو جو گہری فکر کا متقاضی ہو، وہی متن اپنی تفہیم کے لیے قاری کو سوچنے اور غور کرنے پر مجبور کرتا ہے. بلا شبہ کسی متن کے دیرپا ہونے میں درجہ بالا عناصر ناگزیر ہے. اس ٹرین کا سفر بے سمتی کا سفر ہے جس کی آگاہی قاری کو ٹرین میں سوار ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کے نام عام مانوس لیکن عجیب سے معلوم ہوتے ہیں. واضح رہے، اس ٹرین میں سوار مسافروں کو نہ صرف یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹرین کہاں جا رہی ہے،
बल्कि ये भी पता नहीं है कि ये कौन सी ट्रेन है और वो किस स्टेशन से इसमें सवार हुए हैं। मुलाहिजा फरमाएं, हमें तो ये भी पता नहीं कि ट्रेन कहाँ जा रही है। शलवार, आखिर हम किस ट्रेन में बैठे थे। पैंट, टिकट देखो टिकट, शायद टिकट पे कुछ लिखा हो कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो चश्मा किताब पढ़ रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या इस किताब में कहीं लिखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। साड़ी, मैं तो वही तलाश कर रहा हूँ, मिले तो प्लीज मुझे भी बता दीजिए। शलवार, ट्रेन की तशबीही हैसियत के बाद अफसाने में साड़ी, सलवार, पैंट, पाजामा, कुर्ता और धोती वगैरह आम लोगों का इशारिया है, जिनकी मासूमियत यह है कि वो अपने अतराफ से वाकिफियत रखने के बावजूद हालत से वाकिफ नहीं होते। उनमें अफसाने का रावी जो अफसाने में मौजूद है वो खुद भी शामिल है और इस पूरी मुतहय्यर कुन और मुस्तरिबाना सूरत हाल का चश्मदीद भी है। गरीबी, तंगदस्ती, महंगाई, नौकरी, ज़राए माश के मसदूद ज़राए, बीमारी, महरूमी, मजलूमी और इस्तेहसार हर आम आदमी, हर गरीब आदमी और मजलूम और शरीफुल नफ्स आदमी के बड़े मसाइल हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि आम आदमी हालात का मारा जिम्मेदारियों और ज़रूरतों का सताया हुआ होता है। वो अपनी ही दुनिया की जंजीरों में इस कदर जकड़ा हुआ होता है कि उसे सुध ही नहीं रह पाती कि कब उन जंजीरों का दूसरा सिरा किसी और के हाथ लग गया है और वो उसे अपनी मर्जी से इधर उधर घसीटे जा रहा है। आम लोगों का तबका दरअसल उम्मीद के मुस्ताक है कि जिनके दम पर दुनिया कायम है, मगर अफसोस के जिंदगी करने की अपनी तगड़ों में उन्हें अपनी अहमियत का एहसास ही नहीं। फिर जिन पर ये अपना मुकम्मल एतमाद जताते हैं, यानी उनके मजहबी रहनुमा कायद, वो भी जिंदगी का सही पता बताते हैं, न उन्हें ऐसी मुसीबत ज़दा सूरत हाल से निकाल पाते हैं। मुलाहिजा फरमाएं, सामान बांध लो, घर नजदीक है। कौन कौन? अच्छा, ये तो साधु महाराज है। मेरे साथ 2-4 लोग और भी उठे और हमने उसे आ घेर लिया। आनाकानी की तो दबोच लिया। बोल, कहाँ जा रही है ये ट्रेन? कि जा भी रही है या नहीं? किसने तय की है इसकी मंजिल? कि तय की भी है या नहीं? हमें कहाँ का टिकट दिया गया है? दिया गया है, यह है कि भी नहीं? कई सवाल मगर साधु का एक ही जवाब, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये जानता है तब तो कहता है कि सामान बांध दो। बोल, नहीं तो यही दबा दूंगा। अफसाने में साधु उन्हीं मजहबी पेशवाओं का तरफ इशारा है। मजहबी पाबंदियों, कदामत परस्ती और अंधी तकलीद से बरहम होकर मुआशरे का आम तबका कभी कभी उस वक्त तशद्दुद पर उतर आता है जब उसे ये मालूम हो जाता है कि उसके मजहबी रहनुमाओं को भी पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी समत क्या है। इसी तरह चश्मा जो तालीम याफ्ता लोगों का तर्जुमान है, उसे भी पता नहीं है कि ट्रेन कहाँ जा रही है। एक पूरा मुआशरा जो जिंदगी के गुनागो शोबे जात में बड़ी हद तक इन्हीं पर इन्हिसार करता है, मगर अफसोस कि ये भी गुमराहियों के दलदल में धसे जा रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए, चश्मा किताब पढ़ रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या इस किताब में कहीं लिखा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? साड़ी, मैं वही की तलाश कर रहा हूँ। इस अफसाने का यह पहलू बड़ा फिक्र अंगेज है। इल्म जहालत के अंधेरों को चीरता है, तरक्की का जीना है, इल्म एक नूर है, लाजवाल दौलत है, वगैरह वगैरह स्लोगन अक़वाल इल्म की अमली तकदीम की तरफदार है। एक बेमकसद जिंदगी को सिर्फ सर्फ करने से क्या फायदा? इल्म का ताल्लुक अमल से है। अमली तौर पर अपने इल्म का इजहार करने वाला मकसद हयात को पा लेता है। वो कभी गुमराह नहीं होता, बल्कि रहनुमा बनकर बहुत सौ को अपने साथ लिए चलता है। कहानी का चश्मा क्यों नहीं जानता कि ट्रेन कहाँ जा रही है? हालांकि ख्याल ये भी है कि वो अपने इल्म तदब्बुर की तवस्सुत सब कुछ जानता है, लेकिन उसे ये भी मालूम है कि ट्रेन को कौन और कहाँ लिए जा रहा है। दूसरी तरफ रैली वाले भी बेखबर हैं कि वो किस समत को दौड़े जा रहे हैं। रैली वालों का जिक्र कहानी का एक खास पहलू हुआ करता है। वाकया यह है कि एहतजाज दरअसल मुतवस्सित तबके ही की पहल होता है। गरीब अपनी मुफलिसी और बेबजाती में और अमीर अपनी अय्याशी में गर्क होता है। लिहाजा हालात की हिद्दत का अंदाजा मुतवस्सित तबके को और उन दोनों तबकों से ज्यादा है, बल्कि इसी तबके ही को हालात का दुरुस्त अंदाजा होता है। इसलिए तबका एहतजाज की राह में पेश नजर आता है, लेकिन नाइंसाफी, जुल्म, इस्तिबदाद और मुनाफरत के इस्तेसाल के खिलाफ सदाए बुलंद करने वाला ये ग्रोह भी गुमराही का शिकार है।
उन्हें गुमराह किया गया। या वो खुद अपनी तामझाम लेस इनकलाबी सरगर्मियों में खोकर गुमराही के दहाने पर आ पहुंचे। और उन्हें गुमराह किया तो किसने किया? इस मुक्तदर लोगों ने। इन मुक्तदर लोगों ने जो अपनी ममलिकत और हुकूमतों में बदनवानी और नाइंसाफी के खिलाफ उठने वाली हर मुट्ठी को काट देते हैं। क्या ये वही डाकू हैं जिन्होंने इस ट्रेन को यरगमाल बना लिया है? ट्रेन के डाकू दरअसल इक्तदार में बैठे हमारे लीडर और कौमी रहनुमाओं का वाज़ेह इशारिया है, जिन्होंने इस ट्रेन को अपने काबू में कर लिया है। मगर वो कहां से आए? देखिए, ये डाकू कहां से आ गए? ट्रेन तो कहीं रुकी नहीं, इनके डाकू कहां से आ गए? ये हमारे ही साथ चले थे, ये हमारे हमसफर हैं, ये हमारे जान और माल की हिफाजत करेंगे, ये कहीं बाहर से नहीं आए। क्या समझेंगे नहीं? सियासी पस मंजर में अफसाने का ये नुक्ता आफाकी है। तकरीबन हर दौर के मुक्तदर और सियासी रहनुमाओं ने अपनी अना सियासी मफादात और नाजायज ख्वाहिशात की तकमील में मोनोपोली, फाशिज्म जैसा सफाक रवैया अपनाया है। खातिर निशान रहे कि ये लोग भी हम ही में से हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में जमहूरी तर्ज की हुकूमतें कायम हैं, जो आवाम की जानिब से मुंतखब होती हैं, मगर अपने मफादात के लिए फस्तायत और बर्बरियत के मुर्तकिब होने में पहले वालों पर सबकत ले जाते हैं। अपने इस फेल में वो हमेशा से इक़्तिदार के मुख्तलिफ छोटे बड़े अहदेदारों को अपने तसर्रुफ में लेते रहते हैं। कहानी में कंडक्टर शायद काला कोट का किरदार इसी तरफ इशारा करता है। इसके अलावा हीरा लगे अंगूठी, सोने की जंजीर, काली टोपी और कड़े वाला गालिबन अमीर तबका है, जो बराह रास्त या बिलवास्ता और शऊरी तौर पर या कभी कभी लाशऊरी तौर पर डाकुओं को यानी बदनवान मुख्तदर लीडरों और नेताओं को अपना नाजायज ताउन पेश करता है। हमारे ये अशराफिया तबके अपने हुकूमती मराआत, सौगात या छूट हासिल करने या फिर दीगर मकासद के तहत खुद को इक़्तिदार की मंशा के हवाले कर देते हैं, लेकिन वो धोखे में, वो भूल रहे हैं कि वो भी इसी नामालूम मंजिल की तरफ दौड़ती हुई ट्रेन में सवार हैं, जो कब तक चलते रहेगी पता नहीं, रुकेंगी भी कि नहीं पता नहीं, और रुकेंगी तो कहाँ रुकेंगी। बहरहाल मजमूई तौर पर ये सब इंसान दुश्मन अनासिर आपस में मिलकर आम और गरीब आदमी की जिंदगी इस दर्जे दुश्वार कर देते हैं कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाता है, जी सरकार, हम तो कब से मुंतजिर हैं कि आप आए और हमें लूट लें, हमारी इज्जत, धन, दौलत, हम तो कब से मुंतजिर हैं, सब कुछ लूट लें, मगर हमारी मंजिल तय कर दो। यहाँ एक बात ये भी तवज्जो तलब है कि शलवार, साड़ी, धोती, तिलक वाली पेशानी, चश्मा, कंडक्टर, सोने की जंजीर, साधु और कड़े वाले हाथ वगैरह सभी बिला तफरीक कौम व मजहब, हसब व नसब यकसा तौर पर बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुके हैं या बस पहुंचने ही वाले हैं। मीमनाक के अफसानों में खा वो जिनसी फिक्र के हामी ही क्यों ना हो, किसी हकीकत से करीब एक तखय्युली तस्वीर होती है, जो वो इस हकीकत को मुताद्दिद पहलुओं से देख परख कर खींचते हैं, फिर कई सवालों से इसका तज्जिया पेश करते हैं और इसे एक ख्याल पर मुंतज करके कभी कभी इसके सत्यबात की तरफ इशारा भी करते हैं। ज़ेर नज़र अफसाना हमारे सामने ही की एक भयानक हकीकत को पेश करता है और बड़ी हद तक मोहतात रहते हुए इसके सत्यबात की तरफ इशारा भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।